वेलकम बच्चों, आज हम लोग एक्शन एंड एंगल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। और ये जो एंगल एंड एक्शन एंड एंगल वेरिएबल्स हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं जो पीरियाडिक मोशन होते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक्शन एंड एंगल वेरिएबल का यूज होता है। अब सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे एक्शन वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक्शन वेरिएबल इज डिफाइंड बाय JK इक्वल टू क्लोज्ड पाथ में लाइन इंटीग्रल PDQ PK dqk, where integration is carried out for complete period of qk। हम लोग इसमें जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये कंप्लीट पीरियड ऑफ qk के लिए है। हम लोग मान रहे हैं कि मोशन हमारा पीरियाडिक है, तो qk अगर कंप्लीट पीरियड कर रहा है, जब एक पीरियड होगा उतने उसमें हम लोगों ने इसका इंटीग्रेट किया हुआ है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this JK is known as action variable। राइट। अब इसके बाद हम लोग देखें कि ये किस फंक्शन पे डिपेंड करेगा हमारा एक्शन वेरिएबल। अभी तो ये PK DQK लिखा हुआ है, लेकिन ये डिपेंड किस पर करेगा और इसके हम लोग क्या और फिर एंगल वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ा हुआ है। हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन W के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि W इज द फंक्शन ऑफ qk and capital PK, where this quantity PK, capital PK is constant और ये स्मॉल qk का फंक्शन है। और अगर W ये है तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसा होता है, सच दैट, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे W qk और ये कांस्टेंट है तो इसको अल्फ़ा के लिख देते हैं जनरली। तो W हमारा फंक्शन है qk एंड अल्फ़ा के, और अल्फ़ा के ये कांस्टेंट और यहाँ पर वो pk है एक्चुअल। और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह के होते हैं? pk इक्वल टू, अब ये qk का है तो pk कितना होता है? डबल W बाई डबल qk, और कैपिटल pk है तो कैपिटल qk निकालते हैं हम लोग, वो कितना होता है? दोनों पॉजिटिव होते हैं, डबल W अपॉन डबल PK। और अगर हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा के लिख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं बीटा के, तो बीटा के विल बी डबल W अपॉन डबल अल्फ़ा के। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमारे होंगे। ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है और इसमें हम लोग का PK निकल आया, PK एज फंक्शन ऑफ qk के टर्म में निकल आया। तो हम लोग अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, जो हमारा इक्वेशन 1 है फॉर JK, वहाँ पर PK की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा देखा जाए। तो JK कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू PK इज डबल W बाई डबल QK एंड W इज द फंक्शन ऑफ QK एंड अल्फ़ा के dqk। अब आपको ये बताना है कि JK किसका फंक्शन होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो JK किस चीज़ का फंक्शन आएगा ये आपको बताना है। किस चीज़ का आएगा सोचिए। अब आपको ऐसे दिख रहा होगा qk और अल्फ़ा के का, नहीं, क्योंकि ये हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर qk, और qk की सारी वैल्यूज़ के लिए हम लोग इसको एक कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट लेंगे तो qk तो ख़त्म हो जाएगा।
तो ये जो बचेगा वो फंक्शन बचेगा केवल अल्फ़ा के का। जब सॉल्व होके आएगा तो वो किसका फंक्शन बचेगा? अल्फ़ा के का। क्योंकि तो बस दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और जब उसकी लिमिट ले लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमको पता चला कि हमारा जेके जो है, जेके इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा के। अगर मान लीजिए के हमारा 1 to n है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जेके इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा n। और ये के हमारा 1 to n, n जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो वो हमारा 1 to n है। अब अगर हम लोग ऐसा सोचें कि जे के इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा के, तो देखिए और क्या सोच सकते हैं इसमें। जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम छोटी सी करते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं कि मान लीजिए हमारा x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड x माइनस वाई इक्वल टू, ये a1 कर दीजिए, इसको a2 कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि a1 एंड a2, a1 या a के कर दें, a के इज द फंक्शन ऑफ x y, ये कह सकते हैं। क्योंकि a1 एक्स वाई के टर्म में है, a2 भी एक्स वाई के टर्म में है, तो ये हम लोग कह सकते हैं। अब कोई पूछे कि एक्स वाई किसका फंक्शन होगा, तब क्या करेंगे, तब कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसको अगर सॉल्व कर लें, इसको अगर सॉल्व कर लें तो हमारा यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस a2 बाई 2, और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा a1 माइनस a2 बाई 2। दैट इज एक्स वाई जो होंगे हमारे, x इज द फंक्शन ऑफ a1 a2 हो जाएगा, और y भी हमारा फंक्शन हो जाएगा a1 a2 का। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x, इसको अगर हम लोग कह दें कि x और y हमारे a1 a2 के फंक्शन है, तो a1 a2 फंक्शन होंगे x y के, हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो निकाल के हम लोग देख लिए कि सही में ऐसा हो रहा है, क्योंकि x a1 हमारा x प्लस वाई है, a2 x माइनस वाई है। तो हम लोगों ने सॉल्व किया, तो अभी क्या है कि a1 इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, a2 इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इसको जब सॉल्व किए तो एक्स वाई आ गया। अब क्या हुआ कि एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ a1 एंड a2। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसको यूज करके अगर देखें, अभी क्या आया कि जे के इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे कांस्टेंट हैं ये, दैट इज अल्फ़ा के विल बी द फंक्शन ऑफ जे के। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे J1 J2 J3 दिया होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। तो जितने भी वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन होंगे, और उनको सॉल्व करके हम लोग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इन टर्म्स ऑफ J1 J2 J3 निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोगों ने कहा कि अल्फ़ा के इज द फंक्शन ऑफ जे के। ठीक है, अगर अल्फ़ा के इज द फंक्शन ऑफ जे के, तो अब W किसका फंक्शन हो गया है? अब W किसका फंक्शन हो गया? W इज द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड अल्फ़ा के, राइट। तो अब W किसका फंक्शन हो गया? W इज द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड अल्फ़ा के मीन्स जे के। W इज द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड जे के, ठीक ना ये चीज़, क्यू के एंड जे के। तो ये हम लोगों ने निकाला कि हमारा J इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड W इज द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड जे के, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये W आ गया हम लोगों का, W आ गया। अब अगर W की प्रॉपर्टी हम लोग देखें, तो हम लोग W की प्रॉपर्टी में ये देखते थे, W की प्रॉपर्टी में देखते थे कि मान लीजिए W इज द फंक्शन ऑफ, पहले हम लोग ये करते थे कि Q एंड P, कैपिटल P, क्यू के एंड पी के। तो इसमें हम लोग जो निकालते थे, स्मॉल p के निकालते थे, एंड स्मॉल p के वाज डिवर W अपॉन डिवर क्यू के, और इससे निकालते थे कैपिटल क्यू के, और ये कितना होता था डिवर W बाई डिवर पी के। तो हम लोग का ये पी के है,
क्यूके के रिस्पेक्ट में करने से पीके आ गया। हम लोग कहते हैं कि दिस पीके इज कंजुगेट ऑफ क्यूके, ये कंजुगेट क्वांटिटी है, क्यूके इज कंजुगेट ऑफ पीके। तो उसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि W अगर हमको पता है, W इज़ द फंक्शन ऑफ क्यूके एंड जेके, हम लोग का W इज़ द फंक्शन ऑफ क्यूके एंड कैपिटल पीके था। कैपिटल पीके को हम लोगों ने कहा कि ये अल्फ़ा है, और फिर हम लोगों ने दिखाया कि अल्फ़ा इज़ द फंक्शन ऑफ जेके, तो इसलिए हमारा W फंक्शन हो जाएगा क्यूके एंड जेके का। अब जो क्वांटिटी इसका कंजुगेट है वो तो हम लोग पहले से देख रहे हैं कि वो पीके है। स्मॉल क्यूके का कंजुगेट पीके है और वो डबल W बाई डबल क्यूके होता था। तो ये जो जेके है इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्वांटिटी क्या होगी? तो द क्वांटिटी are variable conjugate to JK। इसको मान लेते हैं हम लोग कुछ ओमेगा के लिख देते हैं। ओमेगा के क्या होगा, कंजुगेट कैसे निकालते हैं? W अगर पता है तो डबल W बाई डबल JK, राइट। जैसे हम लोगों ने QK का कंजुगेट निकाला PK, डबल W बाई डबल QK। इस कैपिटल PK का कंजुगेट कैपिटल QK डबल W बाई डबल, या हम लोग कहते थे कि अल्फ़ा अगर यहाँ है तो कंजुगेट को बीटा कहते थे, बीटा के, जैसे डबल W बाई डबल अल्फ़ा के। देखिए इसमें ऐसा हम लोगों ने W चूज किया है, या ऐसा हम लोगों ने S, जो हम लोग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन था, या S क्या था F2, हम लोगों ने ऐसा S चूज किया, या ऐसा W आया हमारा कि सब उसमें दोनों डेरिवेटिव आते हैं, जो कंजुगेट क्वांटिटी निकलती है वो पॉजिटिव आती है। तो हम लोगों ने F2 लिया था, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का F2 को हमने S का, और S को फिर टाइम डिपेंडेंट और बाकी टर्म के टर्म में सेपरेट कर लिए। तो उसमें जो बाकी बचा टाइम डिपेंडेंट पार्ट निकालने के बाद उसके जो दोनों डेरिवेटिव आएंगे वो दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो वो हम लोगों ने देखा, उसके जो कंजुगेट क्वांटिटी आई वो पॉजिटिव आएगी, तो उसमें कुछ सोचना नहीं। तो हम लोग क्या किए कि ये जो हमारा W है इस समय फंक्शन है QK और JK का। तो QK का तो हमको पता कंजुगेट क्या होता है, QK का कंजुगेट क्या होता है PK, और ये कितना डबल W बाई डबल QK होता है। अब इस JK का कंजुगेट क्या होगा, तो हम लोगों ने मान लिया ओमेगा की, ठीक। ओमेगा के इज डबल W बाई डबल JK, कंजुगेट में कुछ करना नहीं, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है पार्शली। तो ये हम लोग का जो ओमेगा के आया, ओमेगा के जो कि कंजुगेट है JK का, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये क्या चीज़ बता रहा है, ये क्या चीज़ बता रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि JK क्या चीज़ बताता है। JK हम लोगों ने JK क्या डिफाइन किया था, PdQ, और PK क्या है, मान लीजिए लीनियर मोमेंटम है, DQ क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है आपका। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर मोमेंटम को डिस्प्लेसमेंट से, तो हम लोग वेक्टर में जब करते हैं, यहाँ तो मान लीजिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट में है, वेक्टर में करते हैं तो R क्रॉस P अगर करते हैं तो क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू R क्रॉस P। दैट इज J हमारा जिसको हम लोग एक्शन वेरिएबल कह रहे हैं, वो डायमेंशनली क्या है, वो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो जो एक्शन वेरिएबल है वो क्या है, वो एंगुलर मोमेंटम है। और हमको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम का कंजुगेट क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, एंगल। देखिए हम लोग ये चीज़ें हैं कंजुगेट, जैसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटी, मान लो मोमेंटम है P, इसका क्वांटिटी के कंजुगेट क्या है, Q, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर वेलोसिटी वो है हमारा तो उसका एंगल होता है थीटा मान लीजिए, राइट। जैसे एनर्जी है तो इसका कंजुगेट टाइम। ये हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यूज करते हैं कि ये दो क्वांटिटी जो कंजुगेट क्वांटिटी, इनको साइमल्टेनियसली हम लोग नहीं निकाल सकते, उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी होगी।
तो ये कंजुगेट क्वांटिटी है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम का कंजुगेट है वो एंगल है। तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ पर निकाले हैं यहाँ पर ओमेगा के, जो कि कंजुगेट है जेके का, दिस ओमेगा के इज सिंस जेके हैज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, therefore omega k which is conjugate of jk is एंगल वेरिएबल। तो ये हमारा ओमेगा के एंगल वेरिएबल है। ओमेगा के दिस इज नोन एज एंगल वेरिएबल, राइट। तो हम लोग ने एक्शन वेरिएबल डिफाइन कर लिया और उसके आधार पर फिर एंगल वेरिएबल आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एक्शन वेरिएबल डिफाइन किया जे के, एंड दिस इज पी के डी क्यू के, और फिर क्या निकाला कि जे के इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा के, ये आया हम लोगों का, और यहाँ से आया कि अल्फ़ा के इज द फंक्शन ऑफ जे के, और फिर हम लोग का जो W था, W क्या था, W इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड अल्फ़ा के। तो इसमें अल्फ़ा के इज़ द फंक्शन ऑफ जे के, तो हम लोग कह सकते हैं W इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड जे के। अब इस W से हम लोगों ने इसका कंजुगेट तो पी के होता है, इसके कंजुगेट से को ओमेगा के कहा गया। सिंस इसकी डायमेंशन अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट की है, तो अगर इसकी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के तो उसका कंजुगेट क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, और ये इसकी डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम की, उसका कंजुगेट क्या होगा, एंगल होगा, थीटा होगा जो हम लोग कहते थे। तो हम लोगों ने डिफाइन किया कि ओमेगा विच इज़ द ओमेगा के विच इज़ द कंजुगेट ऑफ जे के, एंड दिस इज एंगल वेरिएबल, दिस इज एंगल वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे डिस्प्लेसमेंट क्यू के होता था तो क्यू के फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते थे, वैसे देखना है कि ओमेगा का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, कैसे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब उसके लिए हम लोग देखें कि एच जो हम लोग का हैमिल्टोनियन होता है, तो एच क्या होगा इस केस में, एच किसका फंक्शन होगा। एच हम लोग जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं कि एच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड पी के। हम लोग पढ़ते थे कि एच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड पी के, ये पढ़ते थे, और फिर वहाँ से क्यू के डॉट निकाल लेते थे डिवाइड एच बाई डिवाइड पी के, एंड पी के डॉट माइनस डिवाइड एच बाई डिवाइड, क्योंकि ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। तो एच जब क्यू के और पी के का फंक्शन है। अभी हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोग देखना चाह रहे हैं एच को एंगल एक्शन वेरिएबल में किसका फंक्शन होगा, दोनों का होगा या किसी एक का होगा। जैसे अभी हम लोगों ने किया क्या, अभी किया क्या कि जो हमारे पास क्यू और पी होते थे, इसको हम लोग ने ट्रांसफॉर्म कर दिया ओमेगा एंड जे, ओमेगा के एंड जे के में, ठीक है। ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था और ये लीनियर मोमेंटम था। यहाँ पर ये एंगल हो गया और ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो अभी अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर जो क्यू के पी के है, वो दोनों चीज़, ये दोनों चीज़ इसके अंदर हैं, क्योंकि हमारा जे जो है क्यू के डी पी के डी क्यू के दोनों डायमेंशन उसके अंदर। फिलहाल ऐसे मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से चाहें तो आप मान लें कि एच इट विल बी द फंक्शन ऑफ जे के, क्योंकि क्यू के पी के दोनों जे के अंदर है। या हम लोग ऐसे कंसीडर करें, हम लोग ऐसे देखें कि सिंस लेट हम लोग मान लेते हैं कि एच विच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के पी के से दिस इज अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा कांस्टेंट टोटल एनर्जी जो भी आप कहें। तो अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करें इस इक्वेशन को फॉर पी के, क्योंकि हमारा ये है इंटीग्रल जे के, अगर हम लोग देखें तो हमारा पी के डी क्यू के, तो यहाँ से अगर हम लोग पी के निकालें इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो पी के क्या होगा, पी के विल बी द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड अल्फ़ा, ठीक। जैसे ऐसे सोचा जाए, मान लीजिए हम लोग यहाँ तो ऐसे मान लो एनालिटिकल रिजल्ट लिख रहे हैं कि एच मान लीजिए हमारा हम लोग मान लीजिए एच कंसीडर कर रहे हैं अपना ये
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के क्यू स्क्वायर, ये मान लो कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज से अल्फ़ा, ये हम लोगों ने अल्फ़ा मान लिया है, एच इज द अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर हम लोग पी निकालें तो पी हमारा निकल आएगा यहाँ से, अल्फ़ा माइनस हाफ के क्यू स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2m भी हो जाएगा और स्क्वायर रूट। तो अब देखा जाए अगर तो p इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड q, p इज द फंक्शन ऑफ q एंड अल्फ़ा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर एनालिटिकल उसमें लिख रहे हैं कि अगर h इज द फंक्शन ऑफ q के p के इक्वल टू अल्फ़ा है तो p के विल बी p के q के अल्फ़ा का फंक्शन होगा। और यहाँ से अगर देखें jk से, देन jk विल बी pk is the function of qk and alpha and dqk। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, किस चीज़ का फंक्शन आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किस चीज़ का फंक्शन आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dqk पर है, ये जो dqk है उसकी लिमिट हम लोग ले लेंगे, तो ये केवल अल्फ़ा का फंक्शन बचेगा, दैट इज jk इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा। और अगर इसको सॉल्व करें तो अल्फ़ा इज द फंक्शन ऑफ जेके, ठीक ना, जेके इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, जेके अल्फ़ा के टर्म में आएगा तो अल्फ़ा को हम लोग कह सकते हैं कि जेके के टर्म में आएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा अल्फ़ा एज ए फंक्शन ऑफ जेके। और यहाँ से हमको पता है कि एच इज अल्फ़ा, एच इज अल्फ़ा, दैट इज एच इज द फंक्शन ऑफ जेके ओनली, अल्फ़ा इज द फंक्शन ऑफ जे के और एच इज अल्फ़ा। इसका मतलब हुआ अगर एक्शन एंगल वेरिएबल में लिखेंगे तो एच विल बी द फंक्शन ऑफ एक्शन ओनली, राइट। तो अब हम लोग को देखो एक चीज़, ये कॉन्सेप्ट बना लेंगे हम लोग कि हम लोग जो क्यूपी से जब यहाँ जाएंगे, क्यू के पी के से एक्शन एंड एंगल वेरिएबल में जाएंगे, पीरियाडिक मोशन अगर है ओमेगा के एंड जे के, तो यहाँ पर हम लोग का जो एच होता था, एच जो होता वो दिस इज द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड पी के, और यहाँ पर जो एच आएगा वो फंक्शन होगा ओनली जे के का, राइट। ये हम लोग का आएगा, ये हम लोगों ने देख भी लिया है केवल जेके का। वैसे अगर सोचा जाए तो जेके के अंदर देखिए पीके और डीक्यू के दोनों चीज़ें हैं, तो इसका तो हमारा एच इज द फंक्शन ऑफ जेके हो गया। तो अब हमारा हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, क्योंकि अब तो ये केवल जेके का फंक्शन बचा। यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, क्या लिखते थे, क्यू के डॉट दिस इज डेबा एच बाई डेबा पी के एंड पी के डॉट माइनस डेबा एच बाई डेबर क्यू के। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो केवल जे के पर डिपेंड, ओमेगा के पर तो है नहीं डिपेंड, तो हम लोग यहाँ पर एंगल वेरिएबल का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, ओमेगा के डॉट दिस इज इक्वल टू डेबा एच बाई डेबर जे के एंड एच इज द फंक्शन ऑफ जे के, ये होगा। तो हमारा अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो एंगल वेरिएबल का आएगा वो क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये सब कुछ तो मान लीजिए समझ लिए, हम लोग लिखेंगे कि सिंस एच इज द फंक्शन ऑफ जे के, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एंगल वेरिएबल क्या होगा, ओमेगा के ओ डॉट इक्वल टू डेबर एच बाई डेबर जे के, ये जे के का फंक्शन है एच। तो ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग और एक स्टेप, लेट दिस इज न्यू के एंड न्यू के इज द फंक्शन ऑफ जे के, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली,
तो जिस जे के रिस्पेक्ट में होगा उसका डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी सब फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई में है तो रहेंगे वो सब कुछ। तो यहाँ से हम लोग एनालिटिकल रिजल्ट लिख सकते हैं कि ओमेगा के इक्वल टू डिवाइड एच बाई डिवाइड जे के, एंड दिस इज सम न्यू के एंड फंक्शन ऑफ जे के तो फंक्शन होंगे। तो ये जो न्यू के आया है, जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है न्यू के, अगर हम लोग देखें तो दिस इज ए कांस्टेंट। कहाँ से हुआ कांस्टेंट, ये बात आती है। तो कांस्टेंट क्यों होगा न्यू के इसलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि दिस इज द फंक्शन ऑफ जे के, और हम लोगों ने कहा था एच इज अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज द फंक्शन ऑफ जे के। एच अल्फ़ा इज कांस्टेंट, हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी। तो ये अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है इस मोशन में। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जे के इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, दैट इज कांस्टेंट का। तो इसलिए जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो ये एक न्यू के आया जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो ओमेगा के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा के इक्वल टू आ जाएगा न्यू के टी प्लस सम कांस्टेंट बीटा के। ठीक है, तो ये बीटा के क्या है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बीटा के इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ गया है न्यू के। बीटा के तो कांस्टेंट है, टी उसका टाइम है जितना देर मूव करेगा, लेकिन इसके अंदर जो न्यू के आ गया ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो हमको जानना है कि न्यू के है क्या, जो सॉल्व करके आया है और जो एक कांस्टेंट है इस मोशन में, वो है क्या एक्चुअली। तो देखा जाए तो हम लोग एक पढ़ते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू के। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू के। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू के, राइट। तो अब इसके लिए कुछ कंसीडर करते हैं कुछ चीज़ें, कि मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है, ओमेगा के हम लोग निकाल चुके हैं, वो अभी देख लेंगे। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं Q1 Q2 हमारे पास, मान लीजिए वेरिएबल हैं Q1 Q2 Qn तक, राइट। इनमें से एक वेरिएबल ऐसा है कि जो अपनी साइकिल कंप्लीट करता है। मान लेते हैं कि इसमें जो QL है, QL एक साइकिल पूरा कंप्लीट करता है, बाकी सारे कांस्टेंट, बाकी सब नहीं मूव कर रहे हैं। उनमें से QL पूरा एक अपना साइकिल कंप्लीट करता है, और उस समय में, उस देर में, उतनी देर में मान लेते हैं कि एंगल वेरिएबल डेल्टा ओमेगा के से चेंज हो जाता है। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि चेंज इन एंगल वेरिएबल इज डेल्टा ओमेगा के। कब? जब QL एक कंप्लीट साइकिल करता है। तो कैसे निकाला जाएगा इसको? इसको हम लोग निकाल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, डेबर ओमेगा बाई डेबर QL, सॉरी डेबर ओमेगा, W नहीं, डेबर ओमेगा के बाई डेबर QL और फिर DQL। ये ऐसे चेंज निकालते हैं हम लोग डेल्टा। लेकिन अगर कंप्लीट साइकिल कर रहा है QL तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हम लोग कह रहे हैं कि ओमेगा के में चेंज डेल्टा ओमेगा के का कब हो रहा है? जब QL एक कंप्लीट साइकिल कर रहा है, बाकी सब कोई नहीं कर रहा है। तो ये जो डेल्टा ओमेगा के है इस तरह आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है, इससे हम लोग निकालते थे, पहले भी निकालते थे कि x इज द फंक्शन ऑफ, मान लीजिए A1 A2, तो dx कैसे निकालते थे? डेबर x बाई डेबर A1 dA1 प्लस डेबर x बाई डेबर A2 dA2, ऐसे करते थे। तो वही काम यहाँ भी किया गया, केवल L के रिस्पेक्ट में किया गया।
अब ये इंटीग्रेट इसलिए कर दिए क्योंकि पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए हो रहा है, एल चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसको कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये हम लोगों का आ गया। अब ओमेगा के की डिफिनीशन क्या है? सिंस ओमेगा के दिस इज इक्वल टू डेबर डब्लू बाई डेबर जे के। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दे वहाँ पर, तो डेल्टा ओमेगा के कितना आ गया? तो डेल्टा ओमेगा के कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे ओमेगा के की वैल्यू, तो दिस इज डेबर 2W बाई, ये आ जाएगा डेबर जे के एंड डेबर क्यू एल और डी क्यू एल, राइट। हम लोगों ने क्या किया, इस ओमेगा को हटा दिया, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, क्योंकि ओमेगा हटाए हैं तो डेबर क्यू एल पहले लिख दें, डेबर जे के बाद में लिख देते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तो जो इंटीग्रेशन है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद है, तो इसमें हम लोग आगे पहले कुछ कर सकते हैं, कोई भी एक इंटीग्रेशन पहले कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख दें डेबर बाई डेबर जे के बाहर निकाल लें और पहले इंटीग्रेट कर लें इसको क्यू एल के ऊपर, और फिर बाद में इसके डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है वो क्यू एल पर है, उसका जे के से कुछ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जे के तो चेंज हो नहीं रहा है चेंज तो क्यू एल हो रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू एल के रिस्पेक्ट पहले काम कर लेंगे और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे जे के, क्योंकि इसके अंदर तो जे के है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दिस डेबर डब्ल्यू बाई डेबर क्यू एल इज पी एल, राइट, दिस इज पी एल। अगर हम लोग देखें तो ये वो हम लोगों का था, हम लोग निकाल चुके हैं पहले। तो डेबर डब्ल्यू बाई डेबर क्यू एल दिस इज पी एल, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग देखें तो डेबर बाई डेबर जे के इंटीग्रल पी एल डी क्यू एल। ये क्या है, इसको देखा जाए, ये क्या आ गया आपका, ये कितना आ गया, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज जे एल, दिस इज जे एल। तो क्या आ गया फाइनली आपका, हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं डेबर ओमेगा के, दिस इज इक्वल टू डेबर जे एल बाई डेबर जे के। अब देखिए ये आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एल के बराबर होगा तब तो 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ दिस इज से डेल्टा के एल एंड दिस इज इक्वल टू 1 इफ के इक्वल टू एल and this is 0 if k equal to not equal to l। तो निकला क्या, हम लोगों ने कहा था कि डेल्टा ओमेगा के, हम लोगों ने कहा था कि डेल्टा ओमेगा के इज चेंज इन एंगल वेरिएबल व्हेन क्यू एल कंप्लीट ए साइकिल। लेकिन आया क्या कि 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी जब k इक्वल टू एल होगा, दैट इज जो L था वो क्यू के होना चाहिए था, क्यू एल नहीं, क्यू के। तब जो हम अगर डेल्टा ओमेगा के देखना चाह रहे हैं तो क्यू के अगर एक कंप्लीट साइकिल करेगा तो 1 आएगा, क्यू एल अगर एक कंप्लीट साइकिल करेगा, दूसरा कोई वैल्यू करेगा तो ये 0 हो जाएगा। जैसे कोई कहे कि डेल्टा ओमेगा 1 की बात करें तो अगर Q1 एक कंप्लीट साइकिल करेगा तो 1 होगा, Q2 करेगा तो 0, Q3 बाकी कोई करेगा तो 0 होगा, ठीक है। तो ये आ गया, इससे निष्कर्ष आया कि डेल्टा ओमेगा के इज 1 इफ़ के इक्वल टू एल और अदरवाइज ये 0 होगा। तो एक निष्कर्ष ये आ गया हम लोग पास। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है कि ओमेगा के इज न्यू के टी प्लस बीटा के, इसी में तो आया था न्यू के, और जहाँ पर न्यू के इज ए कांस्टेंट हम लोगों ने कहा था। तो अब अगर इससे हम लोग डेल्टा ओमेगा के निकालें तो किसका किसका, ये तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा न्यू के डेल्टा टी, और बीटा कांस्टेंट है उसका 0 हो गया,
राइट, ठीक है। अब इफ क्यू के कंप्लीट ए साइकिल, तो अगर क्यू के अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है, अपना पीरियड कंप्लीट करता है, देन डेल्टा ओमेगा के कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि क्यू के कर रहा है। डेल्टा ओमेगा के कितना होता है, डेल्टा, ये हम लोगों ने कहा था दिस इज ओमेगा के, दिस इज डेल्टा ऑफ के एल, कि जब 1 होगा, जब के रोटेट करेगा, एक राउंड चलेगा, ऑसिलेट को साइकिल कंप्लीट करेगा, अदरवाइज 0 होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि डेल्टा ओमेगा इज 1 इफ़ क्यू के कंप्लीट ए साइकिल। तो जब क्यू के कंप्लीट ए साइकिल, देन डेल्टा टी क्या होगा, जब पूरी साइकिल होगा उतनी देर में जो टाइम होगा वो डेल्टा टी है। उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, दैट विल बी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड एसोसिएटेड विद द क्यू के, ठीक है। तो अगर ऐसा है, डेल्टा क्यू के विल बी, डेल्टा डब्ल्यू के विल बी, ओमेगा के विल बी 1 एंड डेल्टा टी, दिस इज से टाउ के, वेयर टाउ के इज period associated with QK, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अब हम लोग अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो डेल्टा ओमेगा के इज 1 इक्वल टू न्यू के एंड टाउ के। तो इससे न्यू के कितना आ गया, टाउ के क्या है, टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ कंप्लीट साइकिल। तो इससे आ गया न्यू के इक्वल टू 1 अपॉन टाउ के। और ये अगर पीरियड है कंप्लीट साइकिल का, तो उसका 1 बाई पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियाडिक मोशन, राइट। और ये है कितना, दिस इज ओमेगा के डॉट। तो ओमेगा के डॉट जो कि न्यू के आया था, वो है क्या, न्यू के इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियाडिक मोशन। तो ये एक फ़ायदा है एक्शन एंड एंगल वेरिएबल का, कि बिना पूरी प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हम लोग उसमें फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हम लोग को केवल क्या चाहिए, हम लोग को केवल जे चाहिए, जे के निकाल आएगा, और जे के को निकाल के उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। जे के लिए भी क्या चाहिए, डब्ल्यू चाहिए बस। तो इतना करने के बाद हम लोग डायरेक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते, पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना पड़ेगा कि उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कि जैसे हम लोग सॉल्व किए थे उस दिन केपलर्स लॉ सॉल्व किए, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व किया गया। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके लास्ट में आया कि हमारा Q इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी या Q0 कास ओमेगा टी होगा, और फिर वहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले थे। अभी क्या है कि आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच से कुछ चीज़ें आपको W निकाल लेना है, W के बाद आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, वो आप नोट कर लीजिए और इसी का यूज करके करेंगे। तो प्रॉब्लम नोट कर लीजिए पहले, और उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। तो प्रॉब्लम है डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m विद हैमिल्टोनियन गिवन बाई, हैमिल्टोनियन क्या होता है उसका, हैमिल्टोनियन कितना होता है, p²/2m प्लस हाफ के क्यू स्क्वायर गिवन बाई हाफ के क्यू स्क्वायर। वहाँ पर क्यू पी क्या है, क्यू क्या है, पोजीशन है, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो इसका हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, पहले निकाल चुके हैं फ्रीक्वेंसी, वही चीज़ हमको एक्शन एंड एंगल वेरिएबल को यूज करके निकालना है, ठीक है। तो उसको बहुत आसानी से हो जाता है इसमें। तो हम लोग शुरू करें। तो सिंस जे हम लोग का इसमें देखिए एक ही आपका पी है, एक ही वेरिएबल है,
तो हम लोग का पी क्या हो, जे के क्या होगा, जे के लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट जे लिख सकते हैं, पी डी क्यू। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एंगल वेरिएबल। और पी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे डेबर डब्ल्यू बाई डेबर क्यू डी क्यू, और ये क्यू के कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट ले लेंगे। अब डब्ल्यू ये कितना आता है, डेबर डब्ल्यू बाई डेबर क्यू के, डेबर डब्ल्यू बाई सिंस डेबर डब्ल्यू बाई डेबर क्यू ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगर आपको याद होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम में ये कितना आया था, स्क्वायर रूट एम के फिर स्क्वायर रूट 2 अल्फ़ा बाई के माइनस क्यू स्क्वायर, ये आया था, ये हम लोग निकाल चुके हैं डेबर डब्ल्यू बाई डेबर क्यू के। देखिए क्यू के अगर डब्ल्यू यहाँ पूछा जाए तो फंक्शन किसका आया, अल्फ़ा एंड क्यू का। हम लोग कह भी रहे थे, हम लोग मान के भी चल रहे थे कि डब्ल्यू इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी, कैपिटल पी, और इस पी को हम लोगों ने अल्फ़ा मान लिया था। तो ये हम लोगों को आ गया कि डब्ल्यू इज़ द फंक्शन ऑफ दिस, और ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, फंक्शन है एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब इस डेबर डब्ल्यू बाई डेबर क्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए इसकी वैल्यू रख के, तो हमारा जे कितना आ गया, जे आ गया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो दिस इज इंटीग्रल रूट एम के और रूट 2 अल्फ़ा बाई के माइनस क्यू स्क्वायर एंड डी क्यू। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने का जो तरीका आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के अगर इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो साइन कास में कन्वर्ट कर लेते हैं, और साइन को अगर इसको हम कुछ साइन में ले जाएंगे तो कास 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो कास स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उससे आसान हो जाएगा। तो लेट क्यू इक्वल टू, इसमें ऐसे मानते हैं, लेट क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 अल्फ़ा बाई के से साइन थीटा, ठीक है। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू विल बी रूट 2 अल्फ़ा बाई के साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा एंड डी थीटा। रिप्लेस कर दें, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हम लोगों ने क्या निकाले, जे। तो जे कितना आ जाएगा, रूट एम के तो है ही है आपका इंटीग्रल, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ये रखेंगे 2 अल्फ़ा बाई के, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तो 2 अल्फ़ा बाई के कामन हो गया हम लोग का, रूट 2 अल्फ़ा बाई के कामन हो गया। यहाँ पर जब कामन हो गया तो 1 बचेगा, माइनस ये काम निकल गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और उसके बाद डी क्यू कितना है, फिर रूट 2 अल्फ़ा बाई के कास थीटा एंड डी थीटा। अब ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा हमारा कहाँ से, मान लीजिए कि कंप्लीट साइकिल क्यू के ने किया, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 0 से 2 पाई, एक पूरा साइकिल हो जाएगा थीटा के लिए, तो 0 से 2 पाई हो जाएगा, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई। तो देखिए जे कितना आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो जे के कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बाई के, तो हो ही गया आपका 2 अल्फ़ा बाई के रूट एम के, तो है आपका, ये देखिए स्क्वायर रूट यहाँ पर है, स्क्वायर रूट यहाँ पर है, बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कास स्क्वायर थीटा, 0 से 2 पाई, ये हो गया कास स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर रूट कास थीटा कास स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जे आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे तो जे आ जाएगा। कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई होगी, ठीक है। इसको 0 से 2 पाई में कास स्क्वायर थीटा को करेंगे तो पाई आ जाएगी, तो 2 अल्फ़ा बाई के, यहाँ पर अगर हम लोग और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, के ये है, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर रूट एम बाई के एंड पाई, तो ये हम लोग का आ गया। तो यहाँ से जे आ गया, जब जे आ गया तो हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं यहाँ से, अल्फ़ा विल बी जे अपान 2 पाई, जे अपान 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा जे अपान 2 पाई अंडर रूट के बाई एम।
and since alpha is h, that is h is j upon 2 pi under root k by m. ये अल्फ़ा h हम लोगों ने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में भी किया हुआ है कि h इक्वल टू अल्फ़ा होता है h प्लस डेबर s बाई डेबर t इज 0, और ये डेबर s बाई डेबर t कितना था, माइनस अल्फ़ा था, तो h इज अल्फ़ा, तो ये h आ गया। अब h अगर आ गया तब तो फिर सब आसान हो गया, तब तो हमारा न्यू के आ गया, न्यू के इज़ ओमेगा के डॉट एंड दिस इज इक्वल टू डेबर h बाई डेबर j। तो ये डेबर h बाई डेबर j यहाँ से आ जाएगा, दिस इज 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट k बाई m, फ्रिक्वेंसी आ गई। अब टाइम पीरियड निकालना है तो इसी को हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, रेसिप्रोकल इसका निकाल लेंगे, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाउ की अगर कोई पूछे कितना होगा तो 1 बाई न्यू के एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई अंडर रूट k बाई m। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को केवल क्या निकालना पड़ा, W निकालना पड़ा, डेबर W बाई डेबर Q निकालना पड़ा बस, और उसके बाद फिर हम पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी पड़ी, हम उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल लिए। तो आज बस इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में, पॉइसन ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा। पॉइसन ब्रैकेट और लैग्रेंज ब्रैकेट भी थोड़ा सा करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, फिर मुलाकात। थैंक यू।